जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप सब लोगों के घर सब अच्छे होंगे, रात को नींद आप अच्छे से ले रहे होंगे और मेहनत भी अच्छे से कर रहे होंगे। उपेंद्र कुमार, अंकिता, दीपक, अभिषेक, वंश, आर्मी, विशाल, राम प्रसाद, दिवाकर, शुभम, सनी, रुचिका, फिरदौस, ललित, कृष्णा, शिवम, नितेश, कृष्णा, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है फिर से। तो मैंने आपको पिछली क्लास में प्यारे बच्चे बताया था कि जो मगध साम्राज्य था उस पर चार वंश हुए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश आपका, फिर हुआ था आपका नंद वंश, और नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश। ठीक है, इतनी बात आप सब जानते हैं। मैंने बोला नंद वंश का अंतिम शासक हम पढ़ रहे थे घनानंद। घनानंद के समय पर क्या हुआ, सिकंदर का आक्रमण हुआ। अब आप स्थिति समझे प्यारे बच्चे, उस समय की स्थिति समझे। स्थिति क्या थी आपका कि अगर हम बात करते हैं भारत की, यहाँ दो चीजें हैं। आप लोगों को एक बात समझनी होगी प्यारे बच्चे कि जो सिकंदर आया, सिकंदर आया कहाँ से? यूरोप से, यानी यूनान से आया सिकंदर। ठीक है, यूनान से आया सिकंदर। और यहाँ का क्या था आपका, यहाँ था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ये सब चीजें आप नोट डाउन मत करना, ठीक है, सिर्फ समझे। तो ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और इधर था आपका ये सारा किसका क्षेत्र? मगध का क्षेत्र। तो कहते हैं कि यहाँ पर तक्षशिला में प्रोफेसर थे आचार्य चाणक्य। कहाँ पर? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य को खबर मिलती है कि भारत पर एक विदेशी आक्रमण होने वाला है, और वह विदेशी आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन होगा? सिकंदर होगा, और जो अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाता हुआ आ रहा है। उस समय ऐसा तो था नहीं कि किसी ने फोन कर दिया होगा। तो कहते हैं कि आचार्य चाणक्य एक अध्यापक ही नहीं थे, वो भारतवर्ष के बारे में बहुत गहनता से सोचते थे। और कहते हैं कि उनका एक सपना था कि भारत एक अखंड भारत होना चाहिए, जिसका एक रूलर हो, और वो शासक जो है सबसे शानदार हो। वो भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, वो एक ईमानदार शासन चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इसी के लिए उन्होंने स्थापना करनी चाहिए एक अखंड भारत की। ये जो छोटे छोटे लोभी शासक हैं, इन सब का शासन खत्म हो, एक शानदार व्यक्ति का शासन हो। तो चिंता हो जाती है इनको कि इधर यूनान से कौन आ रहा है? सिकंदर आ रहा है, और सिकंदर को रोकना जरूरी है। लेकिन क्या अध्यापक लोग रोक सकते थे? अध्यापक पहले के तो आप सब लोग जानते हैं, इनके पास कोई सेना तो थी नहीं, सेना होती नहीं थी। तो इन्होंने बोला कि भाई इसके लिए हम किसको, जो मगध में घनानंद बैठा है, इस घनानंद को सूचित करते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण होने वाला है। तो सब यहां पर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में बोला गया, अब सब लोग घनानंद से डरते थे। घनानंद बहुत क्रूर शासक था, अत्याचारी, एकदम एट्रोसिटीज किए उसने, लोगों पर अत्याचार किए। अब उसे बताए कौन? सब लोगों ने एकदम बोला हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। खुद आचार्य चाणक्य चले, और चलते चलते कहां पहुंचे? मगध की राजधानी पहुंच गए। मगध की राजधानी पहुंचकर उन्होंने देखा, जनता से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्हें पता चला ये तो यहां पर लोगों को लूट रहे हैं, जबरदस्ती टैक्स लिए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उसी दिन यहां एक समारोह था घनानंद के यहां, और घनानंद के यहां समारोह में पहुंचे। तो इन्होंने जाकर के अपनी बात पुट की, जिसके लिए बहुत सारी कहानियां बनती हैं कि अंत में ये दिख गए। तो इन्होंने जाकर के बात की कि मगध के शासक जो घनानंद थे उनसे, बोले कि भारत पर एक विदेशी आक्रमण होने वाला है, और आप भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के सम्राट हैं, राजा हैं। आपको इस जो बाहरी शक्ति है को रोकना चाहिए। तो क्या कहता है घनानंद कि भाई हम अपना राज्य है, हम चलाना जानते हैं, हम राजा हैं, तुम्हें क्या मतलब? बोले नहीं, तुम्हें सोचना होगा, तुम्हारे ऊपर राष्ट्र की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है। अब इतनी जब इन्होंने दो तीन बार अपनी बातें पुट की, तो कहते हैं कि गुस्सा आ गया किसको? घनानंद को। घनानंद ने कहा कि भाई इस ब्राह्मण को यहां से धक्के दे करके बाहर निकालो। तो तभी वो प्रकरण आता है कि आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखाएं खोल दी, चोटी जिसको बांधते हैं, शिखाएं खोल दी, और बोले मैं चोटी को इसको तब बांधूंगा जब घनानंद तेरा मैं मूल नाश कर दूं।
तेरे साम्राज्य की जड़ों का नाश कर दूंगा। इसी मगध से जब ये अब यहां से निराश होकर के लौट रहे थे इस वाले क्षेत्र से वापस, ठीक है, तो यहां पर इनको वो बच्चा मिलता है, वो चक्रवर्ती सम्राट मिलता है, चक्रवर्ती सम्राट मिलता है। और वो जो चक्रवर्ती सम्राट था प्यारे बच्चे, कौन है वो? सम्राट नहीं है, एक छोटा बच्चा है, खेल खेल रहा है बच्चा, और बच्चे का नाम है चंद्रगुप्त। ये इन्होंने ही इसका नामकरण किया। पहले तो इसका नाम क्या था, मुरा जाति से था, इसीलिए मौर्य बना। कुछ लोग कहते हैं इसकी माँ जो थी, माता जी का नाम मुरा था। तो क्यों चंद्रगुप्त को ही चुना? तो चंद्रगुप्त को चुनते हैं इसीलिए क्योंकि ये देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं। और खेल खेलते में एक बच्चा ऊंचे पर्वत पर बैठा हुआ, ऊंचे पहाड़ पर, पहाड़ से मतलब पत्थर पर, छोटे पर, और बाकी सब बच्चों के जो निर्णय हैं उनको सुलझा रहा है। डिसीजन उन्होंने देखी इस बच्चे की निर्णय क्षमता काफी अच्छी है, तो यहां जाकर के इनके कबीले से इनको इन्होंने खरीद लिया, अपने साथ लेकर के चल दिए। बोलो बात समझ में आई इतनी? बोलेंगे भी क्या बोलेंगे? तो यहां पर इस बच्चे को लेकर के अपने साथ चले गए, यहीं पर चंद्रगुप्त की एजुकेशन शुरू हुई। क्या भैया सिकंदर नहीं आया? सिकंदर को रोकने की तो कोई कोशिश नहीं हुई, सिकंदर तो आएगा। ये काफी समय पहले की बात है, अभी सिकंदर कई वर्षों के बाद आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, वापस आएंगे तो हमारा टॉपिक शुरू होता है। आपको मैंने एक जर्नल सिनेरियो दिया है सिकंदर के आने के पहले का। अब आते हैं हम सिकंदर पर। ध्यान से नोट करना प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण, किन लोगों ने आक्रमण किया है? बहुत बढ़िया, किन लोगों ने आक्रमण किया है? तो आप कहेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने। भैया सिकंदर तो यूरोपीय है, यूनानी है, तो आप क्या कहेंगे? ईरानी क्यों कह रहे हैं? सिकंदर से भी पहले ईरानी आए थे। कौन आए थे? ईरानी। मैं आपको ईरानियों के बारे में बता दूं, ईरान देश के बारे में तो जानते होंगे आप। देखो, पहले मेरी बात को समझना। अगर मैं बात करूं 558 बीसी की, 558 बीसी, तो एक व्यक्ति था साइरस सेकंड, जिसने प्रयास किया था भारत आने का महाजनपद काल में, क्योंकि ये काल किसका था? महाजनपदों का काल था। साइरस सेकंड ये रहा प्यारे दोस्त क्या? असफल। ये सफल नहीं हो पाया था, वापस भाग गया था, असफल। और यही साइरस द्वितीय है जिसको हम संस्थापक बोलते हैं हकामनी साम्राज्य का। ये संस्थापक है किसका? हकामनी वंश बोले या हकामनी डायनेस्टी बोले या हकामनी एम्पायर बोले, हकामनी वंश का ये संस्थापक है। तो सबसे पहले आप कहेंगे किसने प्रयास किया? साइरस द्वितीय ने। लेकिन क्या वो सफल हो पाया था? 558 बीसी यानी आज से लगभग 2500 साल पहले, हम बोले तो आज से 2500 साल पहले प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। अच्छा, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला ये सफल हुआ डेरियस प्रथम, जिसको हम दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ये पहला व्यक्ति है जो सफल हुआ। तो भैया इसके बाद आया होगा? हाँ जी, डेरियस प्रथम आया था आपका 516 बीसी में लगभग। उसके अगर हम कहें तो वो 58 में आया, ये 16 में आया, यानी कि कितना अंतर हो गया आपका? 38 और 4 42 सालों का। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, यही हकामनी साम्राज्य, अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे, कभी आपसे पूछा जाएगा ना लोहे का सबसे पहले प्रयोग किस वंश ने किया था, तो यही हकामनी साम्राज्य है दुनिया में जिसने सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया लड़ने के लिए। ये दुनिया को जीतने चले थे, दुनिया को जीतने, जिसमें आपका असफल रहा साइरस द्वितीय। हम बात करते हैं भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन है? डेरियस प्रथम है। क्या कहोगे? डेरियस प्रथम। क्या बोल रहे? इसने गांधार
इसने गांधार और कंबोज को जीत लिया था। जानते हैं गांधार कहां था? गांधार की ही तो राजधानी थी तक्षशिला। तो ये वाला जो एरिया था भारत का, ये वाला एरिया इसने जीत लिया था। कोई दिक्कत? तो यानी कि ये भी भारत की तरफ बढ़ रहा है या नहीं? ये भी भारत की तरफ आ रहा है। ठीक है, और बहुत बढ़िया, शाबाश, नमस्ते। ईरानियों के बाद में यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ। तो कभी भी नहीं बोलेंगे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, पहले किसने? ईरानियों ने आक्रमण किया। और एक बच्चा कह रहा है सर इतना परेशान हूं, आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते हैं? प्यारे बच्चे देखो, यहाँ स्ट्रीमिंग पे बैठे हुए हैं, आज नए आदमी आए हैं, नवीन। कोई भी बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई के अलावा इर्द गिर्द कोई भी कमेंट करता है, उसका कोर्स ब्लॉक कर दो। ठीक है, आप अपने कोर्स के यानी कि ना पढ़ने के, इधर उधर की कमेंट के स्वयं जिम्मेदार होंगे दोस्त। ठीक है, और इसकी पूरी अथॉरिटी मैं तुम्हें देता हूं, तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलो भाई, लेकिन देख लेना इधर उधर जो पढ़ाई के अलावा की बात कर रहा कोई भी। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे मित्र? कोई परेशानी? तो सबसे पहले ईरानी, ईरानियों के बाद में यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ। तो यूनानी बाद में आए हैं, और पहले कौन आए हैं? पहले आए हैं ईरानी। गोगामाला उरुवेले का युद्ध 331 बीसी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? डेरियस, ये वाला डेरियस है क्या भैया? नहीं, ये डेरियस थर्ड है। डेरियस थर्ड, क्योंकि वो 516 बीसी में है। और क्या डेरियस 500 से 331 200 साल का आदमी जिंदा रह जाएगा क्या? नहीं, ये कौन सा है? ये डेरियस थर्ड है। डेरियस थर्ड। जैसे हम देखते हैं प्यारे बच्चे, चलो कोर्स ब्लॉक मत करना, कोर्स मत, फिर इनकी पढ़ाई छूटेगी। सिर्फ इनको ऐसा कर देना इनको जो कमेंट ही नहीं कर पाए कभी, इनका कमेंट किसी को नहीं दिखे, सही रहेगा ना? बोलो भाई ये बढ़िया इलाज है ना फालतू के बच्चों का, और हम इनके बारे में बात भी नहीं करें। अब यहां समझो आप ध्यान से, आप कहेंगे भैया भारत की जगह मैं आपको नक्शे से समझाता हूं। ये देखो, हम बात करेंगे अपना प्यारा देश भारत है प्यारे बच्चे। ये क्या है? अपना प्यारा देश भारत है। ठीक है, तो यहां पर है मैसिडोनिया, जो रेड कलर का ये पॉइंट दिख रहा है, यूरोप में। और मैसिडोनिया से आया कौन? सिकंदर। कौन आया? मैसिडोनिया से सिकंदर आया था। 3-2 पे दिखाएंगे एक बार बच्चों को। मैसिडोनिया आया सिकंदर से, मैसिडोनिया से सिकंदर। मैंने बोला कि ये जो ईरान वाला क्षेत्र है भारत का, ये वाला जो क्षेत्र था, ये किसके कंट्रोल में था? ये वाला क्षेत्र किसके कंट्रोल में था? ये था हकामनी के कंट्रोल में। किनका शासन था? हकामनी, ईरानी। और ईरानी बड़ी मजबूती से शासन कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था कि कोई व्यक्ति आएगा और तुमको चुनौती देगा। तो भारत आने से पहले सिकंदर को किनको हराना था? इनको। तो यहां पर हुआ प्यारे बच्चे आपका उरुवेला का युद्ध, मिस्र में। क्या हुआ? उरुवेला का युद्ध हुआ। तो आपसे पूछेगा उरुवेला का युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे प्यारे दोस्त उरुवेला का युद्ध हुआ 331 बीसी में। सिकंदर को किससे भिड़ना पड़ेगा? ईरानियों से। ठीक है, क्या कहेंगे? ईरानियों से। आगे आए भैया, एसएससी किसको मानती है? ईरानियों को, या एसएससी कोई चाचा किसी का अपनी जिद करेगा? जो पहले आए हैं ईरानी, तो वही मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम सिकंदर पर। इसको भी ब्लॉक करो जो पूछ रहा सिकंदर के पिताजी क्या नाम है। हाँ यही महेंद्र सिंह। बेटा मैं कहता हूं कि प्रश्न मत पूछो, आएगा। आप बताओ सिकंदर के पिताजी का नाम, आप 2 मिनट से लिख रहे हो, आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कहने की बात है सिकंदर कहां से आया आपका, तो आप अपने दिमाग में इमेज बनाएंगे भैया जी वो मकदूनिया से आया, मैसिडोनिया से, यूरोप से। किससे लड़ना पड़ा होगा उसको? तो उसको जिसका पहले राज है, राज किसका है? पहले ईरानियों का। किस जगह पर? तो अरबेला का युद्ध, उरुबेले का युद्ध, गोगा माला का युद्ध, क्या बोलेंगे, 331 बीसी में हुआ। ठीक है जी। अच्छा, मकदूनिया मैसिडोनिया का शासक था ये। इसके पिता का नाम क्या है? फिलिप है। और सिकंदर की मां का नाम था ओलंपिया।
सिकंदर को प्यारे बच्चे, सिकंदर महान किस लिए कहा जाता है? इसकी विश्व विजय के लिए, कि एक लड़के ने दुनिया जीतने का सपना देखा। सपना नहीं देखा, उसने उसके लिए काम किया, शानदार। कितने अच्छे लग रहे हो तुम सारे कमेंट करते हुए, सबकी पढ़ाई की बातें चल रही, अब तुम आंसर कर रहे हो। तो इसने सिर्फ सपना नहीं देखा कि तुम सपना देख रहे हो वर्दी पहनने का, इसने काम करके दिखाया। इसने सेना का संगठन किया, जो इसको तैयारी करनी थी वो तैयारी इसने मजबूत की। इसी का नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर नाम से इसने बहुत लगभग 300 नगर भी बनाए, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रू, अलेक्जेंड्रे। भारत में 326 बीसी में आया। 331 में कौन हराए इसने? हकामनी। तो कहां? मिस्र के आसपास हराए। उसके बाद और भी क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़ गया। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी, सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था। कितने बच्चे इस बात को मानते हैं? यस और नो? यस और नो? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे, भैया सिकंदर ने, अगर हम बात करें तो सिर्फ 5% क्षेत्र को जीता था। कितने को? पूरी दुनिया को नहीं, सिर्फ 5% को। वापस 325 बीसी में गया। कितने दिन रुका है? आप कहेंगे भैया 1 साल का अंतर दिख रहा है, लेकिन कितने दिन रुका है भारत में? 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। ये भारत आ चुका है। कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं। तो सिकंदर भारत आया। अब भारत आकर के देखना क्या होगा। कितने महीने भारत में रहा? एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, सिकंदर भारत में कितने महीने रहा? 19 महीने। सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध, हाइडे स्पीज। किस नदी का पुराना नाम बताया था मैंने आपको? वितास्ता। ऋग्वेदिक कालीन नदियों में वितिस्ता बोलते, वितास्ता भी। झेलम का। भारत आया तो भारत में किस क्षेत्र में आया होगा सबसे पहले? आप कहेंगे भैया जी ये वाले क्षेत्र में जैसे ही आए तो पंजाब क्षेत्र के जो शासक थे वो थे राजा पुरु वर्सेज सिकंदर। 331 जीता सिकंदर। 326 में भारत आया, एंटर कर गया। 325 में भिड़ंत हुई झेलम के युद्ध की, बहुत पूछा जाता है। 325 राजापुरु, एक बड़ी सेना। सिकंदर के पास सेना बड़ी नहीं थी, सिकंदर के पास सेना थी कूटनीतिक सेना। जब इसने हराया ना डेरियस तृतीय को, तो इसकी सेना एक 10वां हिस्सा थी। और राजा पुरु की सेना की अगर बात करें तो इनकी सेना का 4था हिस्सा थी सिकंदर की सेना। राजा पुरु ने अपनी सेनाएं फैला दी सारे में। सेनाएं खड़ी हुई हैं, लेकिन सेना इतनी बड़ी हो गई कि घूमने में भी बहुत क्षेत्र उसको चाहिए। और सिकंदर ने आक्रमण किया सेंटर पर। बड़े बड़े हाथी राजा पुरु के जो युद्ध स्थल में थे, उस दलदली भूमि में काम ही नहीं कर पाए। मतलब कूटनीति नहीं थी, या ऐसा समझो कि भारत के राजा तैयार नहीं थे कि युद्ध होगा। सिकंदर इस युद्ध को जीत जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिकंदर ने इस युद्ध को जीत लिया। कौन सा युद्ध है? झेलम का युद्ध। और सिकंदर भारत में एंटर कर गया। राजा पुरु, इन्हीं का नाम हमको कई जगह मिलेगा, राजा पोरस। छोटी कक्षाओं में यूपी बोर्ड में तो पढ़ाई जाती है कहानी कि राजा पुरु को बंदी बना लिया गया और राजा पुरु से सवाल पूछा सिकंदर ने कि तुम्हारे साथ जब बेड़ियों में बंद थे, जंजीरों में, बोले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? बोले जैसा एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। कहते सिकंदर कायल हो गया इनकी निर्भीकता का, और फिर ये दोनों मित्र बन गए। अब तुम समझना, पोरस मित्र बन गया किसका? सिकंदर का। विदेशी आक्रमणकारी का दोस्त बन गया। अब यहां पर एक बात आता है कि राजा पुरु का प्रतिद्वंदी कौन था, इनका दुश्मन कौन था? दुश्मन था आम्भीक, जिसके बारे में कई बार यह कहा जाता है कि आम्भीक ने सिकंदर को बुलाया था। दरअसल में वो एक सही बात नहीं है। सिकंदर भारत पहुंच ही चुका था, तब आम्भीक ने
एक निमंत्रण पत्र पहुंचाया। ठीक है, आगे सिकंदर की पत्नी रेक्सोना थी। एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्योंकि रेक्सोना का जिक्र करना क्यों जरूरी है, रेक्सोना का जिक्र करना इसलिए जरूरी है प्यारे बच्चे, कहते हैं कि जब वीरता के किस्से सुने राजापुरी के, किसने, सिकंदर ने, किसके मुंह से, अपनी पत्नी रेक्सोना के मुंह से। वो ज्यादा ही तारीफ कर रही है, दरबार में बैठा हुआ है, मुस्कुरा रही है, ज्यादा स्माइल दे रही है, किसको देख करके, पुरु को। बोले राजा पुरु के बारे में ऐसा कुछ हुआ, वाओ। आज सिकंदर ने सोचा यार ये बड़ी एक्साइटेड है? बोला एक काम कर, राखी बांध, तुम्हारा मैं फजीता खत्म कर देता हूं। तो ये भाई मानती थी, फिर इसने राखी बांध दी थी, किसको, रेक्सोना को। बड़े दरबार में राखी बंधवाएगी। ठीक है, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की सेना ने, ये इंपॉर्टेंट बात है, भारतीय राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को, यहां तो युद्ध हुआ झेलम पर, व्यास नदी को मना कर दिया। इसका कारण समझो, इसका कारण थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य भेष बदल के चंद्रगुप्त उस बच्चे को लेकर के, जहां पर ये शिविर लगे हुए थे ना इस यूनानी सेना के, इन शिविरों में पहुंच गए। शिविर में पहुंचे तो जन जन के कान में ये खबर इन्होंने पहुंचाई कि व्यास नदी जो इस समय अपने उफान पर है, उसके बारे में भ्रम फैलाने शुरू किए। ये जान ले लेती है, ये अपवित्र है, जो इसका पानी एक बार छू लेता है। तो इस तरह की खबरें पूरे शिविर में चली गई। बाढ़ को देख करके मना नहीं किया सेना ने, सेना ने मना किया था उन अफवाहों के चलते जो आचार्य चाणक्य द्वारा उन शिविरों में फैलाई गई। बहुत दिन तक सेना रुकी और अंत में सेना चली गई। यहां सिकंदर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिकंदर के टीचर कौन है, अरस्तु। अरस्तु के टीचर कौन है, प्लेटो। और प्लेटो के टीचर कौन थे, सुकरात। ये भारत के महान दार्शनिक रहे हैं, महान दार्शनिक। ठीक है, तो अरस्तु, अरस्तु ने बुक लिखी है पॉलिटिक्स। प्लेटो ने बुक लिखी है कौन सी, रिपब्लिक। और कभी कोई पूछे सुकरात ने, सोक्रेटिस ने कौन सी बुक लिखी है, कोई किताब नहीं लिखी है, कोई किताब नहीं लिखी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो कहने की बात है, सिकंदर यहां से क्या भैया वापस चला गया था? सिकंदर के वापस जाने में इतिहासकार एक प्रिय घटना का नाम बताते हैं, उसके प्रिय घोड़े बऊकेफला की मृत्यु हो जाना। बऊकेफला की मौत भारत में हुई, जिस घोड़े पर सिकंदर ने अपना सारा विजय अभियान तय किया। समझ सकते हैं आप, 356 बीसी में सिकंदर का जन्म हुआ, 326 में भारत आया, तो कितनी उम्र रही होगी, 30 साल। और 325 में वापस लौट गया, 31 साल का। और 323 में प्यारे बच्चे सिकंदर की मौत हो गई। कितने साल का सिकंदर है, कुल 33 वर्षों का। सारा विजय अभियान अपने जिस घोड़े पर किया, उसकी मौत हो गई। सर जी, अरस्तु आरती पूछ रही हैं, बायोलॉजी वाला है क्या? हाँ जी, वही है, जीव विज्ञान के जनक जिनको आप कहते हैं। ठीक है, बोलेंगे, कोई दिक्कत? आगे चले। सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, एक बच्चा कह रहा है सर जी सुकरात को 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, उस बात का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चे, वो आपकी जो दर्शन के प्रति रुचि है उसको डेवलप करना चाहते हैं, ताकि आप जाने, आप ये कोशिश करें सुकरात कौन है, सुकरात की एजुकेशंस क्या थी, सुकरात की शिक्षाएं क्या हैं। तो आप फिर फिलॉसफी को समझेंगे। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, जो आपके सोचने की समझ को विकसित करता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो कभी विकसित हो ही नहीं पाते, क्योंकि वो खुद को करना नहीं चाहते। जैसे हम अभी मान के चलिए मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, और मैं एक बच्चे कमेंट जब भी देखता हूं, एक कमेंट दिखती है मुझको, जी बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी। अब मैं अगर उसको बता भी दूं चगताई तुर्क, तो मैं समझता हूं कि वो मूर्ख बच्चा है, टॉपिक कोई और कुछ हो। तो ये इसका दर्शन शून्य है, इसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म है। लेकिन एक बच्चा यहां टॉपिक पर खुद को रिलेट कर रहा है, नाम आया सुकरात। तो उस बच्चे ने पूछा कि सुकरात जी 10वीं में पढ़ाया गया क्यों? यानी उस बच्चे के जो विचार हैं वो जागृत हैं।
वो अपने विकास की तरफ है, उद्दीपा की तरफ है, ऊंचे उठने की तरफ है। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता था ताकि आपके दिमाग में प्रश्न आए। और कभी आप लोग अगर पढ़ें आगे तो हरेंद्र जी की एक पुस्तक है दर्शन शास्त्र की, जब आप सेलेक्ट हो जाएं तो पढ़ना, आपकी जिंदगी बदलेगी, है ना। बहुत सारी किताबें हैं दर्शन की, शुरुआत वहां से करना, आप आराम से समझ पाओगे दर्शन शास्त्र को। ठीक है, आगे। सिकंदर के साथ आए व्यक्ति कौन कौन थे? सेल्यूकस निकेटर, ये सिकंदर का थल सेनापति है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोलोगे? निर्याकस कौन था आपका? ये जल सेनापति था। तो क्या भैया सिकंदर के पास जल सेना भी थी? जी हाँ। फिलिप, ये कौन था? इसका मैनेजर था, प्रबंधक था। एना सीक्रस, ये इतिहासकार है जो सिकंदर के साथ थे, जिन्होंने सिकंदर के समय का इतिहास लिखा है। ऑरिस्टोबुलस, ये इतिहासकार है। कौन है ये? इतिहासकार है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? सेल्यूकस निकेटर, निरियाकस, फिलिप, एना सिक्रिप्स हो गया आपका, और प्यारे बच्चे ऑरिस्टोबुलस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? इनमें से 3 नाम देगा, एक नाम अलग दे दे। आगे आएंगे। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक पूछी गई है परीक्षाओं में, कौन सी है? इलियड, जिसके राइटर हैं होमर। इनके गुरु अरस्तु ने, ये वीर रस की पंक्ति, जैसे हमारे यहां होता है ना वीर रस, तो इसमें वीर रस की पंक्तियां थी। सिकंदर के गुरु अरस्तु ने कहा कि सिकंदर, तुमको अगर दुनिया जीतनी है तो तुमको होमर की इलियड को हमेशा अपने साथ रखना होगा, इसकी पंक्तियों को फॉलो करने होगा। तो कहते सिकंदर हमेशा इस पुस्तक को अपने पास ही रखता था। ठीक है, चलो भाई। सर जी ये फिलिप कौन है? नहीं, ये फिलिप अलग है। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये फिलिप प्रबंधक, ये इनके पिता नहीं है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये अलग व्यक्ति हैं। आगे। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बहुकेफला, जिसकी मृत्यु भारत में हुई, और सिकंदर ने इसके नाम पर बहुकेफला और निकैया नगर भी बसाए थे। बहुकेफला और निकैया नगर की स्थापना भारत में की थी। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में, भारत से वापस गया, 19 महीने रह करके 325 में लौट गया। जाते जाते बेबीलोन, बेबीलोन पड़ता है आपका कहां पर? बेबीलोन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, ये कहां पर पड़ेगा? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बेबीलोनियन सभ्यता भी रही है। बहुत बढ़िया सुजास घोष जी, टू मच थैंक यू। जो आपकी सिकंदर की मृत्यु हुई है बेबीलोन में, और बेबीलोन कहां पड़ता है? आज के वर्तमान इराक में, जो इराक है आपका, यहां पर। ठीक है, आएंगे। अब मैंने बोला कि सिकंदर की मृत्यु हुई, तो कहते हुए सिकंदर बीमार था, उसके बारे में बहुत सारे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी राय दे रखी है। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि कौन सी बीमारी थी, उसके बारे में किसी ने कुछ बीमारी का नाम दे दिया, किसी ने कुछ का नाम दे दिया। तो सिकंदर को जब लेकर के जा रहे थे तो उसके बारे में बहुत सारे किस्से भी है। सिकंदर ने कहा, उनके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिलते हैं कि सिकंदर ने कहा मेरे हाथों को खोल दो, पूरी दुनिया को दिखना चाहिए। सिक्के बिखेरे गए कि जो सिकंदर है वो खाली हाथ लौट रहा है। तो इस तरह की बातों को इतिहासकार कहते हैं कि इन बातों की कोई सत्यता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भैया, बहुत बढ़िया, दिखाएंगे कमेंट। आकाश गौर कह रहे हैं, गुरुजी कहा जाता है कि इसने अपने घोड़े के नाम पर कई नगर बसाए, क्या नगर इंडिया में? हाँ अभी बताया मैंने, देखो आप, बहु केफला अभी बताया है। ठीक है, गुरुजी दिखाएंगे। हमें तो 5th में बताया गया राखी का नियम हुमायूं के समकालीन है, तो इतना पहले कैसे? किसने बोला? नहीं ऐसा नहीं है। सूत्र, रक्षा सूत्र तो कभी भी हो सकते हैं। सर जी सिकंदर ने नगर नहीं बसाया था। ठीक है मेरे दोस्त, और आगे। बहुत बढ़िया, डिम्पल सिंह जी एकदम सही कमेंट कर रहे हैं। आकाश करे सर बीसी का मतलब क्या होता है? वही जो तुम्हारा दिमाग में आ जाए मेरे दोस्त, वही है। चलो भाई, बोलेंगे एक बार। चलो सर जी, भारत की खोज तो कोलंबस ने की थी, क्या कह रहे हैं? दिखाएंगे ऊपर, ऊपर 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 ऊपर। सर जी भारत की खोज तो कोलंबस ने की, भारत की खोज नहीं हुई। पहली बात तो भारत के लिए मार्ग की खोज हुई, और वो भी कोलंबस ने नहीं की, आपका किसने की? वास्को डिगामा ने की। तो वो यूरोप से भारत का मार्ग ढूंढा, यूरोप से।
सिकंदर की सेनाएं जो हैं, इन्होंने प्रयोग किया अपनी थल सेना का, कहां पर? अफ्रीका के पास के मैदानों में। अफ्रीका को भी जीता इसने। तो जब आप देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप को आप अलग होते हुए पाओगे यूरोप और एशिया से, तो उसके बीच की पट्टी के लिए वहां पर सिकंदर ने इस्तेमाल किया था अपनी सेना का, जिसने उनको समुद्र पार कराया था। इसीलिए बोला गया था उसको सिकंदर की जल सेना। ठीक है, वेरी गुड, बात समझे? सिकंदर की मृत्यु किसने की जी? मृत्यु नहीं बोलते उसको, या तो हत्या बोलो या वध बोलो। तो सिकंदर अपनी मौत मरा है भैया, इतनी बात समझे भैया। यह हमने सुना है विष कन्याएं शामिल थी सिकंदर की सेना में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विष कन्या नाम की कोई चीज नहीं होती, बोलेंगे भैया। भैया भैया सिकंदर का वर्ल्ड के लिए मैसेज क्या था? अभी तो बताया मैंने अमीषा सिंह जी आपको, एक झूठा मैसेज कि दुनिया को यह सोचना चाहिए कि एक सिकंदर भी, विश्व विजेता भी खाली हाथ गया है, और एक दिन तुम भी दुनिया से खाली हाथ जाओगे। तो सोचो तुम इस दुनिया में, मैं आपको एक एजुकेशन, एक लर्निंग देता हूं, शायद सिकंदर की नहीं होगी। मैं कहता हूं कि प्यारे बच्चे, आप जिंदगी में जो कुछ भी करते हो, ठीक है आप खाली हाथ जाओगे, लेकिन मेरे दोस्त आप एक चीज कमा करके जाते हैं, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि। और प्रसिद्धि कभी नहीं मरती। सिकंदर की प्रसिद्धि है ना, आप समझेंगे आगे। आगे चलें, एक बार थम्स अप करें अच्छे बच्चे, आगे चलते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आई है प्यारे बच्चे कि सिकंदर भारत में आ गया, वापस लौटने की कहानी भी मैंने बता दी आपको। विश्व विजेता कौन है भैया? किसी ने भी पूरे विश्व को आज तक नहीं जीता। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? अभी बताया प्यारे बच्चे, 356 बीसी में हुआ था। आगे आएंगे। तो मैंने बोला कि जो नंद वंश है, अब सिकंदर तो वापस चला गया, और नंद वंश में शासक कौन था अंतिम? आप कहेंगे भैया जी घनानंद था। कौन था? घनानंद था। ठीक है, घनानंद। घनानंद को हराया किसने? आचार्य चाणक्य ने। क्या बोलोगे? आचार्य चाणक्य की मदद से हराया गया। अब आप सुनना इंटेलिजेंस इनका। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। जिनको एजुकेशन किसने दी, सब कुछ सिखाया किसने? आपका आचार्य चाणक्य जी ने समझाया। राजधानी क्या बनाई चंद्रगुप्त मौर्य ने? पाटलिपुत्र। अब कोई बात नहीं करेगा इधर उधर, मैंने आपके बहुत सारे कमेंट ले लिया, वापस अब सीखो थोड़ी देर, फिर तब पूछना जब टॉपिक एंड हो। प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य थे इनके। कहा, कौन से विश्वविद्यालय में थे ये प्रोफेसर? तो ये थे आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और आचार्य चाणक्य जी के जो अन्य नाम है, इन्हीं को विष्णुगुप्त, इन्हीं को कौटिल्य, कुटिल बुद्धि का होने के कारण भारत के मैकियावेली, भारत के मैकियावेली। अब इनका नाम चाणक्य क्यों पड़ा? क्योंकि इनका, अगर बोलते हैं कि भाई इनके पिता जो नाम था वो चणक था, माता का नाम चणकेश्वरी था, और बचपन से ही दांत आ गया था इनके, जन्म लेते ही दांत था इनके, जन्म से दांत होता नहीं है बच्चे के, इनके था। ठीक है, चणक की वजह से, तो चणक नाम इनका रखा गया, उस दांत की वजह से, दांत निकला हुआ था इनके एक, तो चणक, और चणक से ही इनका नाम पड़ा चाणक्य। सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। और किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। राजनीति के बारे में, कृषि के बारे में, राज्य के बारे में, राजा कैसा हो इसके बारे में, राज्य शासन कैसे चलाए इसके बारे में, राज्य में मंत्री किस प्रकार होने चाहिए इसके बारे में, सब कुछ इस पुस्तक में लिखा है। और राजनीति की सबसे सटीक और सबसे शानदार पुस्तक दुनिया में कोई है तो वो आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। समझ रहे हैं? कब लिखा इन्होंने ये? आज से 2300 साल पहले। और बहुत सारे लोगों का, विश्लेषकों का मानना, नहीं ये बात प्रूव है कि इससे बेहतर राजनीति की पुस्तक आज तक नहीं लिखी गई कि किसी देश को चलाने की विधियां क्या हों। अगर आचार्य चाणक्य की हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, जो क्षेत्रफल था, जो शासन था, वो शासन था आपका, ये कंप्लीट आप देखेंगे भारत, ध्यान से देखना, ये आज का भारत, आज का ये भारत, ठीक है, ये आपका इधर क्या बोलेंगे पाकिस्तान, ये आज का जो अफगानिस्तान है, इधर से लेकर के आपका यहां, ये संपूर्ण जो शासन था ये भारतवर्ष था। इतना बड़ा भारत था पहले।
कंप्लीट किसकी वजह से? आचार्य चाणक्य की वजह। और ऐसे ही नहीं कर दिया कि ऐसे ही इन्होंने आपका साम्राज्य को बना दिया। कैसे बनाया होगा सोचो, इतने कुशल प्रधानमंत्री देश के। बोलो एक बार सोचना अपने दिमाग में, एक बार को इमेजिन करना, चंद्रगुप्त मौर्य इनका कितना सम्मान करते होंगे। तो अगर मैं तुमसे बोलूं चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको अपने दरबार से बाहर निकाल दिया, तो इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? यस और नो। कि इन्होंने इनको तो अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, हमने तो कभी नहीं सुना। ध्यान से सुनना आप। दरबार में आमना सामना होता है, इधर चंद्रगुप्त मौर्य सीएम चंद्रगुप्त मौर्य और इधर पीएम कौन? आचार्य चाणक्य। आमने सामने दरबार में बहस होती है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बहस। उन्होंने बोला कि ये जो राज समारोह हो रहा होता है एक, उस राज समारोह पर रोक लगा दी जाती है। किसके कहने पर? चाणक्य के कहने पर। चंद्रगुप्त मौर्य तमतमाते हुए आते हैं, बोलते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जिसने हमारे राज समारोह पर रोक लगाई है? लोगों ने कहा चाणक्य ने। चाणक्य को बुलाया गया, बोले चाणक्य तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे आदेश की तुमने अवहेलना कर दी? चाणक्य ने कहा कि ये अभी सही समय नहीं है समारोह का। बोले तुम्हें पता है ये राजाज्ञा का उल्लंघन है, एक राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तुम चाणक्य। तो उन्होंने बोला राजा भूलो मत, तुमको राजा बनाया भी मैंने है, और जिस दिन मैं चाहूंगा तुम राजा भी नहीं रहोगे। आचार्य चाणक्य ने कहा यह तुम्हारी भूल है। आचार्य चाणक्य से फिर कहते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। बोले ये तुम्हारी भूल है कि तुमने मुझको अपनी राजनीति से राजा बनाया। मैं अपने दम पर, अपनी नीतियों से राजा बनाऊं, खुद के दम पर। आचार्य चाणक्य ने कहा तो ठीक है, अगर तुम अपने दम पर बने हो तो अब देखना इसका क्या परिणाम होगा। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है कि आपके जो प्रधानमंत्री पद का अधिकार है, ये राजाज्ञा का उल्लंघन तुमने करा, तुमसे छीना जाता है और तुमको इस दरबार से बाहर निकाला जाता है। तो कहने की बात है, दरबार से बाहर निकाल दिया किनको? चाणक्य को। अब मौका मिला चंद्रगुप्त मौर्य के जो दुश्मन थे उनको, चंद्रगुप्त मौर्य के जो दुश्मन थे उनको एक मौका मिला। और मौका मिला उनमें भी कौन शासक था? मलय केतु हो गए, जैसे पश्चिम के शासक थे मलय केतु। मलय केतु का जो प्रधानमंत्री था उनका नाम था राक्षस। राक्षस बड़े इंटेलिजेंट है, ये आचार्य चाणक्य की टक्कर के उस समय के एक ब्राह्मण विद्वान थे। चाणक्य के उस समय के, समझना ध्यान से। तो अब इनको मौका मिल गया मलय केतु को। मलय केतु के साथ 5 लालची राजा और थे, 5 लालची राजा, जिन्होंने बोला भैया अब तो चाणक्य नहीं है, अब तो चाणक्य की वजह से बचा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, अब इसको भैया दबा लो, दबा लो। अब ध्यान से समझना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि चाणक्य तो चले गए, तो मलय केतु और राक्षस। अब एक चिट्ठी मिली मलय केतु को, एक चिट्ठी मिल जाती है इनको। उस चिट्ठी पर क्या लिखा हुआ था? चिट्ठी पर लिखा हुआ था कि अब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ दिया है और ये अच्छा मौका है, अच्छा मौका है इन 5 के नाम लिख करके कि तुम मलय केतु की हत्या करके और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन पर कब्जा कर लो। और नाम था उसमें किसके? कि इसके लिए सबसे बेहतर काम करेगा राक्षस। मलय केतु को वो चिट्ठी हाथ लग गई। बोला ये सारे मेरे ही खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसको बुलाया राक्षस को, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? ये देखो चिट्ठी तुम्हारी, राक्षस नाम से चिट्ठी लिख रखी थी।
इन सब का आपस में कन्वर्सेशन खुल गया, पकड़ा गया। इनकी आपस की बातचीत किसने पकड़ ली? मलय केतु ने। मलय केतु ने पांचों राजाओं को गर्दन धड़ से अलग करवा दी। राक्षस को बोला कि तुम एक ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण जो ब्रह्म हत्या है इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, तुमको छोड़ देता हूं। मलय केतु के खिलाफ ऐसी हिम्मत मत करना। अब राक्षस ने बैठा सोचकर, यार ऐसी कोई चिट्ठी तो लिखी नहीं गई थी, ऐसी कोई चिट्ठी तो लिखी नहीं गई। अब ये चिट्ठी भेजी थी आचार्य चाणक्य ने। किसने भेजी थी? आचार्य चाणक्य ने ये चिट्ठी भेजी। ये पांच वो राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ हो सकते थे, जिनको कूटनीति से मरवा दिया इन्होंने। और राक्षस को कमजोर इसीलिए किया क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ षड्यंत्र बना सकता था। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात आई, दरअसल में संबंध नहीं बिगड़े थे। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने क्या किया था? एक ढोंग रचा था। क्या रचा था? एक ढोंग रचा था ताकि लोगों को ये मैसेज मिले इनके संबंध अच्छे नहीं। आप दो दोस्त हैं, कोई आप दो दोस्तों के खिलाफ कोई प्लानिंग करता है बहुत जबरदस्त, आप दोनों दोस्त एक दूसरे को ये दिखा दो हम दोनों की बनती नहीं है, तो दुनिया की वो सारी चीजें आप दोनों दोस्तों के पास आ जाएंगी कि कौन कौन आपके खिलाफ है, कौन कौन क्या सोचता है आपके बारे में। ये कूटनीति होती है, समझ रहे हैं आप? तो इस कूटनीति से करनी तो भैया आप सब लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, और दरबार से निकाल दें आचार्य चाणक्य को, मतलब ही नहीं बनता। समझ रहे हो कितना इंटेलिजेंस होगा, कितना इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, आगे आएंगे। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। देखो यहां मैंने बताया आपको मौर्य वंश जो 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक रहा है, पूरा मौर्य वंश। और अब आता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। तो गद्दी पर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका 24 वर्षों का शासन रहा, 24 ईयर्स, 322 से लेकर के 298 तक। पत्नी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य की कौन है जिससे शादी हुई? दुर्धरा। लेकिन एक और पत्नी है, अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। जब सिकंदर को प्रेम हो गया हेलेना से, बताया ना मैंने तुम्हें, बोला जाकर के गुरुजी हेलेना अच्छी लगती है, कुछ करो ना प्लीज। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे बात। लेकिन भारत और यूरोप के बीच आज जो मित्रता का माहौल मैं बनाना चाह रहा हूं, उसके चलते हुए तुम ऐसा मत कर देना कि पता चले कल कोई यूरोपीय शासक बन जाए, क्योंकि यूरोपीय आक्रमण करते रहे, भारत पर बाहर से आक्रमण होते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि विदेशी संबंध बनाने में कामयाब हुए चाणक्य, किससे? सेल्यूकस निकेटर की लड़की से शादी कराकर यूरोपियों से बहुत अच्छे रिलेशन बनाए। गुरुजी विदेशी आक्रमण क्यों हुए? प्यारे बच्चे, भारत का व्यापार बहुत प्रसिद्ध था, भारत सोने की चिड़िया था, ये सब लोग जानते थे, ये मैसेज जाता था लोगों में। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। यहां देखना, पत्नी दुर्धरा, आगे चलेंगे। 322 से लेकर के 298। अन्य नाम है भारत का मुक्तिदाता। जो ये छोटे छोटे शासकों में भारत बटा हुआ था उसको बांटा, क्या बोलेंगे? भारत का मुक्तिदाता, एंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोट्स। ये किसके नाम है? ये किसके नाम है बोलेंगे एक बार? एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स, इसको यूरोपियन जो लेखक हैं, यूरोपीय इतिहासकारों ने लिखा है। और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? जस्टिन ने कहा है। कौन एक जस्टिन इतिहासकार हुआ है, वो कहा है किसने? सैंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स किसने कहा है? ये एपियन और प्लूटार्क ने कहा है। ये दो नाम है, हमेशा याद रखेंगे। आगे चलेंगे। 305 में क्या हुआ? अब गद्दी पर आ गए आपका 322 में। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर, तो जब अंतिम समय था सिकंदर का, तो सिकंदर ने अपने हिस्से बांट दिए थे। अपने मैनेजर फिलिप को हिस्सा दिया, निर्याकस जो जल सेनापति था उसको एक हिस्सा दिया, और एक हिस्सा दिया था सबसे बड़ा सेल्यूकस निकेटर को, ये ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है। अब सेल्यूकस निकेटर को क्या होता है कि भाई ये भी कोशिश करता है सिकंदर की तरह मैं भी हीरो बन लूं,
हीरो बनने का क्या मतलब है? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, मैकियावेली का क्या मतलब है? मैकियावेली एक राइटर हुए हैं प्यारे बच्चे। मैकियावेली एक राइटर हैं और मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी है द प्रिंस। क्या लिखी है? द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि द प्रिंस भी एक ऐसी ही बुक है जिसमें किसके बारे में? स्टेट के बारे में बताया गया है, राज्य कैसा हो, राजा कैसा हो। तो चाणक्य को हम बोलते भारत का मैकियावेली, क्योंकि इस द प्रिंस में आचार्य चाणक्य ने तो आज से 2300 साल पहले लिखी, इसने कॉपी किया आचार्य चाणक्य को। और यूरोप में शासन चलाने के लिए पुस्तक बड़ी प्रचलित है आज भी। जो इंग्लिश कंट्री है वहां पर इस पुस्तक को बहुत फॉलो किया जाता है, द प्रिंस। ये किससे लिए हैं इसने सारे प्रिंसिपल? हमारे आचार्य चाणक्य जी से लिए हैं ये सारे के सारे प्रिंसिपल। इसलिए बोलते भारत का मैकियावेली, यानी एक ऐसी पुस्तक भारत में भी है। या जैसे हम बोले मैकियावेली को यूरोप का चाणक्य, ठीक है, ऐसे तुलना करते हैं। यहां देखेंगे, इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी, युद्ध हार गया 305 बीसी में, याद रख लेना, बहुत पूछी जाती है ये डेट। तो अब तक युद्ध समझ रहे हैं आप, सिकंदर के समय से 331 में हुआ अरावेला का, 325 में हुआ। और कुछ बच्चे कहते हैं ना जी तिथि याद नहीं होती, ये वो सारे कमजोर बच्चे हैं जो बहुत फोकस से नहीं पढ़ते हैं। 300, तुम चाहो ना कोई चलते चलते ऐसे फोन नंबर बता दे अपना, 90 12 में, इतनी देर में याद, और कभी भूलोगे भी नहीं। तो तुम जो याद करना चाहते हो कर सकते हो। 325 के बाद में फिर 305, ठीक है, 305। ये किसका हुआ है? सेल्यूकस निकेटर का हुआ। ये तो हुआ था ईरानियों से, ये हुआ था पोरस से, और ये हुआ है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन हार गया? सेल्यूकस हार गया। इसकी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, और दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत भी दिए, काबुल, कांधार, मकरान, मफरान नहीं मकरान, क्या बोलोगे? मकरान और हेरात। कौन से 4 प्रांत मिले थे? काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ठीक है। साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, और जो मैगस्थनीज था उसने पुस्तक लिखी है इंडिका, और इंडिका में उसने क्या बताया है? पाटलिपुत्र का प्रशासन। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं, याद कर लेना, कि जो पाटलिपुत्र है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आया आपका मैगस्थनीज और उसने पाटलिपुत्र को क्या कहा। तो मैं यहां लिख देता हूं, नोट बनाना। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। क्या कहा है? पालीब्रोथा कहा है। क्या नाम दिया था इसने पाटलिपुत्र का? पालीब्रोथा। इसी ने बताया जो पाटलिपुत्र था 7 जातियों में बटा हुआ था, 7 वर्गों में भी लिख सकते हैं, 7 जातियों में बटा था। तीसरी चीज लिखना, 2 अधिकारी इसने बताए हैं कि पाटलिपुत्र 2 अधिकारी होते थे। नंबर 1 एग्रोनोमोई, एग्रीकल्चर से याद आता एग्रो, एग्रोनोमोई। और एग्रोनोमोई जो अधिकारी था उसका काम होता था किसके? कृषि और सड़क आदि के कार्य देखना, चंद्रगुप्त के समय पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस परीक्षा के स्तर में बहुत बार पूछा गया है। एग्रोनोमोई एक अधिकारी कौन है? एक तो था एग्रोनोमोई, नोट करना, और एक था दूसरा अधिकारी। दूसरे अधिकारी की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, एरिस्टोनोमोई। 2 अधिकारी थे, एक एग्रोनोमोई कृषि और सड़क से, और दूसरा अधिकारी था एरिस्टोनोमोई, एरिस्टो क्या बोलेंगे? एरिस्टोनोमोई।
ये क्या काम देखता था? उद्योग और व्यापार। जो बिजनेस है उसको कौन देखता था? एरिस्टोनोमोई। और एग्रीकल्चर एंड रोड को कौन देखता था प्यारे बच्चे, क्या कहेंगे? वो देखता था एग्रीनोमोई। हमेशा याद रखेंगे। तो ये वर्णन किसने किया है? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया है आपको। आप कहेंगे भैया जी किसने? मैगस्थनीज ने। एक बार देखे सारी चीजें। सिकंदर वह भारत दार्शनिक क्यों लेकर गया अपने साथ? कोई नहीं ले गया। चाणक्य ने विस्कन्याओं की एक सेना बनाई थी। हाँ, ये सब आप सीरियल देख के मत धारणा बनाया करो। बॉलीवुड ये जो टीवी पे सीरियल आते हैं ना, ये मसाला डालते हैं ताकि आपको मजा आए। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या काम है वो आप 15 मिनट में समझ गए। इसको भैया अगर 150 एपिसोड में चलाना है तो मसाला डालना पड़ेगा ठीक है। घनानंद के बारे में प्यारे बच्चे, घनानंद के साम्राज्य को, घनानंद को जो हराया गया वो मैं आपको बता चुका हूं, आचार्य चाणक्य द्वारा हराया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। शुरू में ये सफल नहीं हो पाए थे उसको हराने में। जब पहला युद्ध हुआ था तो आपने किस्सा सुना होगा, ये चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य पहुंच गए घनानंद को हराने के लिए। बुरी तरह हार हुई। भाग करके जंगल में जान बचाई। वहां पर एक औरत रोटी बना रही थी और रोटी बनाते हुए लोग छुप करके बात सुन रहे थे, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके बच्चे ने एकदम से क्या कर लिया कि उसकी रोटी को बीच में से खोल लिया बच्चे ने। उसका हाथ जल गया। बोला मम्मी हाथ जल गया। तो उसकी माँ ने बोला चाणक्य जैसी भूल तू भी करता है? चाणक्य ने सोचा है ये लेडीज क्या कह रही है रोटी बनाते हुए। तो उसने कहा कि पहले साइड से तोड़ो ना, बीच में से ऐसे तोड़ोगे तो हाथ जल जाएगा। आचार्य चाणक्य की समझ में आ गया कि बाहर से कंट्रोल। तो इनके पहले बाहरी राज्यों को विजित किया था आचार्य चाणक्य ने और बाद में घेर के मारा था घनानंद को। समझ रहे हो? ठीक है, कोई परेशानी? ठीक है, आगे आएंगे। अब प्यारे बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य के समय की हम बात करते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, इसके बारे में आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि ये संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था। लेकिन इस जूनागढ़ अभिलेख में क्या है आपका कि इसी से सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में। हमेशा याद रखेंगे। आप जानते जाओगे इसके बारे में। मैं आपको बताऊंगा किन शासकों ने इसका निर्माण कराया, पुनर्निर्माण करवाया। तो इसका निर्माण जो कराया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे। क्या नाम है? पुष्यगुप्त। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसलिए मैं इनको पढ़ा रहा हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल कौन थे आपका? आप कहेंगे पुष्यगुप्त थे। और पुष्यगुप्त ने प्यारे बच्चे किसका निर्माण कराया है? सुदर्शन झील का। ठीक है। मिनोरमा राय कह रहे हैं सर बीसी का क्या मतलब है? प्यारे बच्चे पहली क्लास में समझाया है, प्लीज आप लोग पढ़ लो पहली क्लास से। बीच में से पढ़ोगे कुछ तुमको नहीं मिलेगा। चलो कर लिया करो तुम बात, कोई ब्लॉक नहीं होता। मैं ऐसे ही मजाक कर देता हूँ। नवीन से मैं क्लास के पहले कह देता हूँ ये बच्चों को डराने का सही तरीका है। ये मैं तुम चाहता हूँ तुम ध्यान से पढ़ो, है ना, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। अब तुम यार ऐसे बोलोगे कि बीसी क्या है, जो चीज मैंने पहली क्लास में समझा दी है मैं क्रम से इसीलिए तो पढ़ाते हैं। आप भी क्रम से पढ़ो, मैं हर क्लास में बोलता हूँ। ठीक है। सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहा गया? हमने नहीं कहा भैया, हमने तो कहा ही नहीं, तुमने कहा होगा या उन लोगों ने कहा होगा जो यूरोपियन चाटुकार हैं। बहुत सारे चाटुकारों ने अकबर को महान कहा है ना। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम बहुत खतरनाक आक्रमणकारी था। आपको मैं असली इतिहास से रूबरू कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे अकबर की गलत चीजों के बारे में, क्यों आपको उसको महान नहीं कहना चाहिए। उसको महान क्यों लोग कहते हैं? क्योंकि आप सोचो उस समय के जो लेखक थे, क्या उस समय आपका कोई ऐसा हिंदू लेखक था जिसने तारीफ की हो? इनके अपने लेखक थे भाई। ये जो आक्रमणकारी थे जिनने भारत की इज्जत के साथ खेला, अलाउद्दीन खिलजी को अगर एक शानदार आक्रमणकारी बनकर के कोई दिखाता है या किसी भी व्यक्ति को, तो हो ही नहीं सकता। हाँ, रूलर हैं, उन्होंने कूटनीति से शासन किया और क्षेत्रों को जीता। उसके लिए इस भारतवर्ष को सोचना होगा कि बाहर से जो कोई भी आया, चाहे वो अंग्रेज आए हों, चाहे वो अरबी आए हों या तुर्क आए हों या मुस्लिम आक्रमणकारी हों, बाहर से जो कोई भी आया वो क्यों कामयाब हुआ?
वो कामयाब इसीलिए हुआ क्योंकि आप टुकड़ों में हमेशा से बटे हुए थे। तो इतिहास इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। तुर्कियों का मोहम्मद बिन कासिम के अत्याचार इसीलिए आपको पढ़ाए जाते हैं ताकि आप ये जानो कि आप अगर संगठित नहीं है, आप में देश प्रेम का भाव नहीं है, आप इस देश से प्यार नहीं करते, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, बाहरी आदमी को मत आने दो ना। भाई आप लोग सोचें कि भारत में अगर हम देखें कि ये अरबी आक्रमणकारी आए तो इससे पहले क्या मुसलमान नहीं थे? इससे पहले तो मस्जिद भी है हमारे यहाँ। तो कुछ लोग शांति प्रिय रहे, कुछ लोग आए, लेकिन ये बाहर के आक्रमणकारी क्यों आने दिए तुमने? क्यों तुम सब लोग इकट्ठा नहीं हो गए? तो ये इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। अशोक के बारे में लोग ये कहते हैं भैया तुम लोग उल्टी खोपड़ी चलाते हो। किसी ने आपसे बोला अशोक महान है तो लोग पूछेंगे अशोक महान क्यों, अशोक महान क्यों है। अकबर के बारे में बहुत सारे लोग नहीं पूछते हैं अकबर महान क्यों है। अशोक के लिए बोलेंगे उसने तो कलिंग युद्ध लड़ा था। तो क्या युद्ध अकबर ने नहीं लड़े? क्या अकबर ने लोगों की हत्याएं नहीं करवाई? अकबर ने महिलाओं को नहीं उठवाया क्या? मैं बताऊंगा आपको। मालवा आक्रमण के बारे में आप इतिहास पढ़िए, क्या मालवा में अकबर ने किया। अशोक महान क्यों है? अशोक महान इसलिए क्योंकि उसने किसी तरह का कोई अत्याचार ऐसा महिला और बच्चों पर नहीं किया। हाँ, युद्ध में हत्याएं होती है और वो हर शासक ने की है, कलिंग में भी ये हुआ। लेकिन जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन होने के बाद जब उसने धम्म घोष को अपनाया तब उसने दुनिया को एक मैसेज दिया, तब दुनिया में उसने धर्म की स्थापना की। ये सारी चीजें जो ट्रूथ है हम वो पढ़ेंगे, ना लेफ्ट ना राइट, और मैं हमेशा वही पढ़ाता हूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपना। क्या बोलेंगे? रुद्र दामन ने जारी कराया था, यहीं पर हमारी क्लास एंड होती है और कल को हमारी क्लास कक्षा यहीं से शुरू होगी। ठीक है, ओके, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।